आज से स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेईई और अदर एग्ज़ाम में पूछे गए फिजिक्स के वो सारे सवाल जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो मैंने इस पेपर पे क्वेश्चन लिख रखा है, मैं इसमें से क्वेश्चन देखूंगा और सॉल्यूशन आपके सामने कराएंगे हम। इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही नहीं कराएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं लगेगा, उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। आप भरोसा रखें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक 2 न्यूटन सेकेंड, एक 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले, क्या कह रहा है, 2 न्यूटन सेकेंड, 2 न्यूटन सेकेंड का क्या है हमारा संवेग है। ओके, कह रहा है एक 2 न्यूटन सेकेंड वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले, 3 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान कितना है, 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा मुझे निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालना। सवाल में क्या कह रहा है कि एक 2 न्यूटन सेकेंड वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए हमें क्या निकालना, गतिज ऊर्जा निकालना। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, होता है 12 mv²। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान को मतलब मास दे रखा है m, यहाँ पे संवेग दे रखा है, संवेग मतलब मोमेंटम मतलब p दे रखा है, और p जानते हैं p = m/v। संवेग क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मास है, और जब फेंकते हैं तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगा। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने गति या वेग, वो क्या कहलाएगा, हमारा संवेग। ठीक है, तो हमको इसका यूज करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, P दे रखा है, चूंकि P = m/v। संवेग दे रखा है 2 न्यूटन सेकेंड, मास कितना हुआ हमारा 3 किलोग्राम, 3, वेलोसिटी नहीं पता, v का v मैंने लिख दिया, देयरफॉर v कितना हो गया 2/3, चूंकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी निकल गया, कितना वेलोसिटी आया 2/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसी वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, 1/2 गुने मास कितना 3, वेलोसिटी कितना 2/3, 2/3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना होगा 1/2 गुने 3 गुने 2 दूनी 4, 3 तिया 9, फिर ये कट गया, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2/3 काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल होता। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन में दे रखा है संवेग 2 न्यूटन सेकेंड, द्रव्यमान 3 किलोग्राम, गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। तो 12 m दे रखा है 3, v हमें निकालना था, तो v का यूज कहाँ से निकाला मैंने, P = mv का यूज करके। P क्या है संवेग, m क्या है द्रव्यमान, p क्या है वेग। तो यहाँ मैंने बैठाया P = mv, P का वैल्यू 2 दे रखा था, इक्वल m का वैल्यू 3 इंटू v नहीं पता, तो v निकल गया हमारा 2/3, इसी में बैठाया मैंने और आंसर आ गया हमारा 2/3 जूल, जो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आवेग माप है। क्या है दूसरा सवाल, आवेग माप है।
ऑप्शन में है द्रव्यमान का, गति की प्रमात्रा का, वेग का, भार का। बताइए क्या होगा आंसर इसका, बताइए। देखिए आवेग माप है, तो पहली बात तो आवेग है क्या ये हम समझें, तब तो पता चलेगा कि आवेग माप है, किस चीज़ का माप है। तो आवेग का इंग्लिश होता है इम्पल्स। इम्पल्स आवेग होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, तो इस पे मैंने फोर्स लगाया, बल लगाया, और ये बल इस ऑब्जेक्ट पे कितने देर के लिए लगा। जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई बल लगाते हैं और कुछ समय के लिए बल लगेगा, तो जो बल लगाया वो और जितने समय के लिए बल लगा वो, मतलब बल और समय के गुणनफल को हम आवेग बोलते हैं। मतलब फोर्स इनटू, चूंकि ये समय बहुत छोटा होता है इसे लिखते हैं डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी। अब समझिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि आवेग किस चीज का माप है। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे, बल गुने समय, बल और समय, तो बल यहाँ पे दिख रहा, और आप जानते होंगे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का भार क्या होता है, भार भी एक गुरुत्वीय बल ही है। जैसे हमारा वजन अगर 50 किलोग्राम है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है, धरती जो है, हमें अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रही है। इस ऑब्जेक्ट को m किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को धरती अपने तरफ कितने फोर्स से, ग्रेविटी से खींच रही है। जितने फोर्स से ग्रेविटी से खींचती है वो उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है, m इंटू जी। और ये भार भी एक तरह का गुरुत्वीय बल ही है। m इंटू जी इज इक्वल टू एफ होगा ना, F इज इक्वल टू एम ए मतलब G, तो F इज इक्वल टू एम जी, मतलब ये भी एक तरह का बल ही है। बल मतलब भार। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हमारा, डी। तो आवेग क्या है, आवेग माप है भार का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले, मतलब लॉन्ग जंप और हाई जंप, तो जब लॉन्ग जंप होता है या फिर हाई जंप होता है, तो जो एथलीट हैं, जो धावक हैं, कूदने से पहले दौड़ते हैं, तो वो क्यों दौड़ते हैं, ये है क्वेश्चन में। तो एक है कि संवेग बढ़ाने के लिए, संवेग घटाने के लिए। तो देखिए, कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इस वस्तु का तो भार हमेशा, भार के या फिर द्रव्यमान के ये हमेशा सेम ही रहेगा। भार सेम नहीं होता, भार वैरी करता है, लेकिन द्रव्यमान तो सेम रहेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, फोर्स लगा के फेंक दिया। इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया और फेंक दिया फोर्स लगा के, तो इसमें एक वेलोसिटी आएगा ऑब्जेक्ट में। किसी ऑब्जेक्ट को जब फेंकेंगे तो उसमें मोशन आएगा, गति आएगा, तो उसी को तो वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसमें क्या, एक वेलोसिटी आएगा। तो इसमें जो वेलोसिटी अगर हुआ, जो वेलोसिटी आया, तो इस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को गुना करेंगे तो मोमेंटम हमारा बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग। तो देखिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो ही दौड़ेगा, जो ही तेजी से दौड़ेगा, तो देखिए वेलोसिटी बढ़ेगा ना। जब ये वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये संवेग भी बढ़ेगा। इसका मतलब कोई जो एथलीट होता है, वो लॉन्ग जंप करने से पहले जो दौड़ता है, वो अपना संवेग बढ़ाने के लिए ऐसा करता। सही है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता। ठीक है, सामने में है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण होता क्या। गुरुत्वीय त्वरण को डिनोट करते हैं स्मॉल g से, और इसका फॉर्मूला होता है Gm/r², जहां g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ द अर्थ, r रेडियस ऑफ द अर्थ होता। ठीक है, अब देखिए कि ये अर्थ है, ये धरती है हमारी, पृथ्वी है सुंदर सी। हम लोग जो रहते हैं इसके सरफेस पे यहाँ रहते हैं, सही है। तो और ये केंद्र है इसका, ये इसका सेंटर है। अब ये धरती के सरफेस पे हम लोग रहते हैं, तो इससे नीचे अगर हम आए, जितनी दूरी पे आए, तो उस दूरी को मैंने नाम दे दिया d। क्या नाम दे दिया, d। क्या है ये d है। मतलब इसके सरफेस से, अर्थ के सरफेस पे से जितने नीचे हम आते हैं, तो जो डिस्टेंस है उसको मैंने d नाम दे दिया, d। ओके, h भी नाम दे सकते हैं, d भी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने d लिखा। तो आप तो जानते होंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर हर बिंदु पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता, मतलब g वैरी करता। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, तो g तो वैरी करेगा ना। ठीक है, करेगा। तो जो वेरिएबल g है, मतलब जो वैरी करेगा g, गुरुत्वीय त्वरण जो वैरी करेगा g डैश, उसका फॉर्मूला होता है 1 - d/r इंटू जी। क्या होता है, 1 - d/r इंटू जी। ये g क्या है, ये g यही वाला है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोगों को पता है पहले से। अब g डैश हमें निकालना है, तो g डैश निकालते हैं। देखिए एक, अच्छा बताइए, जब ऑब्जेक्ट यहाँ था और ये चलते 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 इस सेंटर पे आ जाएगा, तो इस सेंटर से इस सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस वो r रेडियस कहलाता है। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस r रेडियस है, और ये यहाँ जाएगा तो ये d भी हो जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस d भी हुआ और यही डिस्टेंस रेडियस भी हुआ, मतलब r = d होगा। सही है ना। अगर जब कोई वस्तु पृथ्वी के सरफेस से, सतह से नीचे आते आते उसके केंद्र पे पहुंच जाएगा, तो ये जो d का वैल्यू था d, और जो पृथ्वी की जो त्रिज्या r थी, वो दोनों का मान समान हो जाएगा, मतलब r बराबर d होगा। तो उसी कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, d के जगह पे r लिखा, r नीचे ऑलरेडी है ही, ये जो d था d के जगह पे r लिख दिया, r नीचे r का r है, इंटू g का g मैंने लिखा। 1 - इससे एक कट हो गया, तो 1 इंटू जी, एक में से एक गया 0 इंटू जी बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु अगर सरफेस से चलते चलते उसके केंद्र पे आएगा, तो जो जी डैश है, मतलब जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। तो सबसे कम, क्वेश्चन में क्या बोला, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता, तो 0 कहाँ होगा, उसके केंद्र पे होगा, पृथ्वी के केंद्र पे। कहाँ 0 होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप साथ साथ जो ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप आंसर बताते चलें, खुद में कमेंट करें और फिर मिलाएं कि कितना सही है नहीं है, जो भी है बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब
एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। तो एक सवाल है, देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे एक कार है, और एक ट्रक है, यहाँ पे एक बड़ा सा ये ट्रक है, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक वाला जगह है। तो ये ट्रक है, ये कार है, ये रुकी हुई है, ये कैसा है, ये रुका हुआ है, ये गतिमान है। ओके, तो ये आई ऐसे इससे टकरा गई, टकराने के बाद क्या कह रहा है कि ये दोनों चिपक कर, ट्रक और कार दोनों चिपक कर आगे बढ़ती है। ठीक है, ये ट्रक है, ये कार है, ट्रक ने कार को धक्का मारा, दोनों अब एक दूसरे से सट गया और ये आगे बढ़ रही है। ट्रक का वजन आपको दे दिया है, मास 2000 किलोग्राम, इसका मास नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या दिया क्वेश्चन में, ये रुका हुआ है, चूंकि ये रुका हुआ है तो इसका वेलोसिटी तो कुछ नहीं होगा, 0। तो इसको मान लेते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रक गतिमान है, इसकी स्पीड दे रखी है, इसका स्पीड क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको मैंने U1 कर लिया, इसको U2 कर लिया, ठीक है, ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि ट्रक टकराव के बाद दोनों एक साथ, नहीं, ये 8 नहीं है, ये 8 है, मतलब इसकी जो गति है दोनों जुड़ने के बाद एक साथ 8 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है, ये है क्वेश्चन में, ठीक है। तब पूछ रहा, और इसका गति दे रखा है U1 का 10 मीटर पर सेकंड। देखिए इसका जो गति था मैंने उसको U1 मान लिया, इसके गति को U2 मान लिया। अब दोनों टकराएगा तो दोनों का गति एक ही होगा जो दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड, सही है ना। तो ऐसा जब कभी भी केस आए, जैसे बंदूक से गोली निकली वो वाला, दो टकरा गया वो वाला, या एक बॉल आया दीवार पे लगा फिर रिटर्न हो गया, इस टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन होगा वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता। किस पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि संवेग से टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का संवेग के, टक्कर के बाद का संवेग, ठीक है। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग क्या होगा, तो इसका संवेग प्लस इसका संवेग बराबर इस दोनों का संवेग। तो इसका संवेग क्या होगा, संवेग बराबर होता है m/v, अभी जस्ट मैंने बताया, मतलब मास, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा उसके मास और वेलोसिटी को गुना कर दीजिए, वही संवेग कहलाएगा। कुल संवेग निकालना तो जितना ऑब्जेक्ट होगा सबके मास को उसके वेलोसिटी से गुना कर दीजिए तो कुल संवेग निकल जाएगा, सही है ना। तो ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, तो 2000, इसका मास इसका वेलोसिटी 10 प्लस इसका मास नहीं पता भाई, इसका वेलोसिटी 0 बराबर, देखिए इसका मास 2000, वेलोसिटी कितना 8, नहीं दोनों जुड़ने के साथ चल रहा था, ठीक है। इसका मास इतना, कार का मास नहीं पता, दोनों एक साथ चल रहा है 8 से, सही है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ये तो 0 हो गया,
बराबर 2000 को 8 से गुना किए तो 8 दूनी 16, 1 2 3 प्लस 8 m, ये इधर आया तो 20,000 में से 16,000 घट गया तो 4,000 बराबर 8m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 8 पंचे 40, 500 किलोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कार का जो द्रव्यमान है, मास है, वो 500 किलोग्राम है। मतलब एक ट्रक थी 2000 किलोग्राम का, उसका 10 मीटर पर सेकंड से वो आया, टक्कर मारा कार को, वो रुका हुआ था, उसका मास 500 किलोग्राम था, दोनों टकरा के आगे एक साथ बढ़ा चिपक के, तो उसका मास तो हमेशा सेम रहेगा ना, तो मास सेम, लेकिन बढ़ा कितना से? 8 मीटर पर सेकंड की गति से। तो हमें निकालना था कि कार का मास कितना, तो कार का मास हो गया 500 किलोग्राम। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, जो ऑप्शन है वो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया है या नहीं? देखिए, जो कुछ भी आपको दिक्कत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं कि हाँ सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था या फिर यहाँ पे अपने गलती किया। ऐसे जो बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है और सटीक तरीका है क्वेश्चन बनाने का। लेकिन कुछ भी अगर आपकी राय हो या फिर कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, मैं उस पर सुधार करूँगा। आते हैं अगले सवाल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन से सवाल है ये। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति जिसको बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। बहुत बार सवाल इससे भी पूछा है एग्ज़ाम में कि क्या होता है प्रक्षेप्य गति, थीटा का एंगल क्या होता है, उसका रेंज क्या है, प्रास, अधिकतम ऊंचाई, किस एंगल से फेंकेंगे कि अधिक दूरी तक जाएगा ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ। तो अगला सवाल कहता है कि प्रक्षेपण कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना हमको? प्रक्षेपण कोण, मतलब थीटा निकालना। सही है, जिसके लिए प्रास और अधिकतम ऊंचाई बराबर हो। प्रास बराबर होना चाहिए अधिकतम ऊंचाई के, यही सवाल है। प्रास अधिकतम ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। ये कहना क्या चाह रहा, पहले सर ये समझाइए। ये कहना ये चाह रहा कि आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, किसी एंगल से ऐसे फेंकते हैं तो कुछ दूरी तक ऊपर जाता है, हॉरिजेंटली भी जाता है और कुछ दूरी जाने के बाद वो नीचे गिर जाता। तो इस तरीके से एंगल बनाते हुए आपने जो ऑब्जेक्ट को फेंका है वो एक पाथ बना लेता, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, और उस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है, ऐसे मैंने फेंक दिया उस ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाता, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ। तो इसको बोलते हैं ऊंचाई, ये आपको पता है, मतलब हाइट h। इसको बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास। इंग्लिश में बोला जाए तो रेंज, मतलब r, ये बोला जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताइए किस एंगल से हम फेंके कि ये जितना ऊंचा उठे उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाए, मतलब ये रेंज और ये हाइट बराबर हो, किस एंगल से हम फेंकें, ठीक है। निकाल लेंगे। चलिए, ये समझ में आ गया होगा, तो इसको हम मिटाते हैं। तो पहली बात तो हमको ऊंचाई का फॉर्मूला आना चाहिए, प्रास का फॉर्मूला आना चाहिए। तो जो प्रास मतलब जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। याद रखना यहाँ पे 2θ, ठीक है। जो हाइट होता है, ये ऊंचाई, उसका फॉर्मूला होता है u² sin θ/2g। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2θ/g है, यहाँ पे θ/2g है। अब क्या करा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ठीक है बराबर कर देंगे हम।
अरे भाई जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते चलिए, क्वेश्चन बन गया, आंसर सॉल्व। बराबर कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर इज इक्वल टू एच कर दीजिए ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सही है। देखिए g से g कट गया, सही है ना, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपने पढ़ा है ट्रिगो के अंदर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही होता है सर जी 2 साइन थीटा इंटू कॉस। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होगा अच्छे से, मुझे इतना यकीन है आप पे। तो साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का बराबर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। अब देखिए कट हो जा रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा भाई साहब चले गए, 2 दूनी 4 हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, देयरफॉर टैन थीटा साइन बाई कॉस टैन थीटा बराबर 4। हमको थीटा निकालना था, तो थीटा जब टेन थीटा बराबर x हो तो थीटा बराबर होता है, ऐसे आप जानते होंगे, जब टेन थीटा बराबर x हो, ट्रू के अंदर पढ़ना है सब, देयरफॉर थीटा बराबर होता है, ये टेन उधर गया इन्वर्स में और टेन इन्वर्स x हुआ। तो सेम चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे हम, टैन इन्वर्स 4, यही हमारा एंगल होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर शायद ए है, बी है, बी है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया है ना। चलिए तो अभी बस इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, या वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, ज़रूर बताएं।